विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है आर्द्रता तथा वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्द्रता तथा वर्षा। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% तक पाई जाती है। यह वायुमंडल में 3 रूपों में रहता है: गैसीय अवस्था में जल वाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों और ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? गैसीय अवस्था में जल वाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों और ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में। स्थान तथा समय के अनुसार इसकी मात्रा में परिवर्तन आता रहता है। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, ह्यूमिडिटी किसमें नापते हैं? ग्राम प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर में कितने ग्राम आर्द्रता है? ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। तो अगर उसको डिफाइन करें, किसी निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जलवाष्प का शोषण कर सकती है उसे वायु की शोषण करने की क्षमता यानी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर या आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य की अगर परिभाषा आ गई कभी, और ये क्या होता है पीसीएस में प्री में बनते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन, पूछेगा आर्द्रता सामर्थ्य, तब आपने क्या लिखना है? किसी निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जलवाष्प का शोषण कर सकती है उसे वायु की शोषण करने की क्षमता यानी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर या आर्द्रता सामर्थ्य यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आर्द्रता सामर्थ्य समझ में आ गया? सामर्थ्य समझते हो ना, कितना सामर्थ्य है, कितनी कैपेसिटी है। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु यानी सैचुरेटेड एयर कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है उस बिंदु को उषांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिर प्री में प्री में तो पूछेगा, मेंस में पूछेगा फिर 2 नंबर में ड्यू पॉइंट। ड्यू है ना, कोल्ड ड्रिंक बनाने वालों ने भी सोच समझ के बनाया ड्यू नाम जो रखा। तो ड्यू का मतलब क्या हुआ? जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो जाती है उस बिंदु को उषांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन संतृप्तावस्था की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी बचपन में। एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें चीनी घोली, फिर घोली, घुलती रही। एक स्टेज ऐसी आई जब चीनी घुलना क्या हो गई, बंद हो गई। तो हमने बोला कि भाई सैचुरेशन की स्टेज आ गई, संतृप्ता अवस्था आ गई। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर और थोड़ा चीनी डाल पड़ गई उसमें, है ना, 100-200 ग्राम चीनी और मिला दी हमने उसमें। तो ऐसे ही बता रहा, जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाए, आर्द्रता एक दूसरे से रिलेटेड है। आर्द्रता सामर्थ्य समझ में नहीं आया तो फिर संतृप्त वायु समझ में नहीं आएगी, संतृप्त वायु समझ में नहीं आएगी तो फिर उषांक बिंदु समझ में नहीं आएगा। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई डेफिनेशन है। तो जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु यानी सैचुरेटेड एयर कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है उस बिंदु को उषांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में हल्का सा अंतर होता है। लगभग तीनों डेफिनेशन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपने। क्या ढूंढने हैं? कीवर्ड्स। नंबर 1, निरपेक्ष आर्द्रता। 3 प्रकार की आर्द्रता पढ़ रहे हैं। निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन मतलब माना कहीं पर वायु का एक क्यूब बनाया हमने। क्या बनाया? जैसे हम क्लास में बैठे हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? 1 सेंटीमीटर और एक हवा का मैंने क्यूब मान लिया। क्यूब समझते हैं? घनाकार रूप में मैंने क्या मान लिया? क्यूब मान लिया। उसको क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? वायु की प्रति इकाई आयतन। प्रति इकाई
आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि आयतन का यूनिट क्या होता है? घन मीटर, मीटर क्यूब। घन मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर की पावर 3, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। माना 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का एक क्यूब लिया हमने, तो उसका वॉल्यूम कितना निकला? मीटर क्यूब निकला। अब उस क्यूब के अंदर कितनी वायु है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। उसको जब आप थोड़ा गहनता से पढ़ेंगे ना, आपकी समझ में आ जाएगा, वरना ये भाषा बड़ी अजीब सी लगती है कि ऐसा क्या बोल रहा है कि ग्राम प्रति घन मीटर। तो ग्राम प्रति घन मीटर का मतलब एयर का वॉल्यूम मीटर क्यूब, और उसमें जो वायु है उसकी मात्रा किसमें? ग्राम में। तो ग्राम प्रति घन मीटर। क्लियर हो गया? दूसरा होता है विशिष्ट आर्द्रता, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु के प्रति इकाई भार में, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई से मापा जाता है। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को, अब अगर इसको मैं वैसे लिखूं तो विशिष्ट आर्द्रता बराबर जलवाष्प का भार बटे वायु का प्रति इकाई भार। वायु का पर यूनिट जिसको बोलते हैं, प्रति इकाई मतलब यूनिट, इकाई मतलब यूनिट। तो वायु के प्रति इकाई भार में, भार समझते हो? भार क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो वायु के प्रति इकाई भार, अब यहां पे कीवर्ड जो है ना भार है। क्या है? भार। प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार, बार बार भार भार आ रहा है। ऊपर क्या पढ़ा था हमने? मात्रा पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? मात्रा। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? भार। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में, यानी इसकी यूनिट क्या? ग्राम प्रति किलोग्राम। क्लियर हो गया? अगला सापेक्ष आर्द्रता। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी तापमान पर, निश्चित नहीं बोला है इसने बोला किसी भी तापमान पर। क्या ध्यान देना है? किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी निश्चित तापमान पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता बटे उसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प बटे उसी तापमान पर उसी वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता। अनुपात का मतलब क्या होता है? अपॉन। अनुपात का मतलब क्या होता है? अपॉन। अगर आप फॉर्मूला बना के याद कर लो कि सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प बटे मतलब अपॉन उसी तापमान पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता। तो अगर कीवर्ड यहां पे मैं देखूं तो जलवाष्प, उपस्थित जलवाष्प बटे क्षमता। कीवर्ड क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में क्षमता आना है, ऊपर जलवाष्प आनी है। क्लियर हो गया? याद रहेगा? ये याद करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, और बिना देखे लिखना आपने। अच्छा, इसे प्रतिशत में मापा जाता है। तो जब सापेक्ष आर्द्रता का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किसी तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी तापमान पर वायु की आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100। ऊपर क्या लिखेंगे? गुणा 100। तो फिर वो क्या बन जाएगा? परसेंटेज। क्या बन जाएगा? परसेंट का अगर आपको साइन लाना है तो 100/100 किया जाता है, फिर उसको 100 इंटू 1/100 किया जाता है। 100 इंटू 1/100, जो 1/100 है उसको परसेंट लिखा जाता है। इसीलिए 100 आ रहा है यहाँ पर। क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं? क्या
कि प्रतिशत का मतलब क्या था, 1/100। तो 1/100 गणित का नियम है भाई, ऐसे तो डाल नहीं सकते हम कहीं पर भी। तो 100/100, फिर 100 गुणा 1/100, तो 100 तो यहीं पे रह गया फॉर्मूले में, और 1/100 को हमने क्या कर दिया, परसेंट मान लिया। सापेक्ष आर्द्रता की निर्भरता निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1, वायु में जितना अधिक जलवाष्प होगा उतनी ही अधिक सापेक्ष आर्द्रता होगी। वायु में जितनी अधिक जलवाष्प होगी उतनी ही अधिक सापेक्ष आर्द्रता होगी, क्योंकि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं किसी चीज को, यानी ऊपर की चीज अगर बढ़ेगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इधर वाला घटेगा। ये पता है ना नियम। सामने वाली चीज अगर बढ़ती है इक्वल टू के, इधर वाली भी चीज क्या होगी, बढ़ेगी, और डिनोमिनेटर वाली चीज बढ़ेगी तो वो घटेगी, और डिनोमिनेटर घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तथा तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है, और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। मैं अगर पीसीएस का पेपर बना रहा होता तो मैं 2 स्टेटमेंट बना के देता कि वायु का तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। दूसरा स्टेटमेंट देता मैं कि वायु का तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। और दोनों स्टेटमेंट में पूछता कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपने बोलना तापमान कम सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा, और तापमान ज्यादा सापेक्ष आर्द्रता कम। ठीक है, रिलेशन निकाल दीजिए। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, एक क्वेश्चन ये बनाता मैं, 100% होती है। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड जो एयर होती है उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, आंसर 100% होती है। क्यों होती है, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य जितना है उतनी ही जलवाष्प है। अगर माना 100 अगर सापेक्ष आर्द्रता सामर्थ्य है और 100 ही जलवाष्प है तो हम क्या बोलेंगे, 100%। अगला, वायु के तापमान में यदि आवश्यक कमी आ जाए तो जलवाष्प की मात्रा को बढ़ाए बिना भी वायु संतृप्त हो सकती है। इसी प्रकार संतृप्त वायु का तापमान बढ़ने पर वह असंतृप्त हो सकती है। क्या हो सकती है, वायु के तापमान में यदि आवश्यक कमी आ जाए तो जलवाष्प की मात्रा को बढ़ाए बिना भी वायु संतृप्त हो सकती है, और इसी प्रकार संतृप्त वायु का तापमान बढ़ने पर वह असंतृप्त अनसैचुरेटेड हो सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला है भाई संघनन और उसके रूप, कंडेंसेशन। क्या है संघनन? दरअसल एक क्वेश्चन बनता है कि जल चक्र में जल की अवस्था परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जल जो अवस्था परिवर्तन करता है तो उसमें क्या क्या होता है, एक वाष्पीकरण होता है, पानी है, भाप बन गया, उसको क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण बोल रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन बोल रहे हैं, इवापोरेशन। कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वो बोलते हैं ना आपकी डेजर्ट में पौधे जो होते हैं वो कांटे क्यों होते हैं, उसमें नागफनी के कांटे क्यों होते हैं, वो कांटे नहीं है, वो लीव्स है उसकी, लेकिन कम वाष्पोत्सर्जन हो इसलिए वो क्या बन गए, आगे से नुकीले हो गए, ताकि कम से कम क्या निकले, पानी निकले। वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, इवापोरेशन। संघनन, कंडेंसेशन। अगला होता है संगलन। क्या होता है, संगलन। और एक होता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जरा संगलन को देखना इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक तो हो गया संघनन, कंडेंसेशन, एक होता है संगलन, और एक होता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कपूर होती है, नैप्था। क्या होता है कि जैसे ठोस है, ठोस से वो द्रव में नहीं बदलती, सीधे गैस में बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोलती है, सब्लिमेशन। बल्कि मैं कई बच्चों को चिढ़ाता भी हूं, मैं बोलता हूं यार युवावस्था आई नहीं और सीधे क्या आ गया, वृद्धावस्था आ गई, दैट इज सब्लिमेशन। वैसे सब्लिमेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पर मैं बोलता हूं कि जब आप युवा हो तो युवाओं जैसे दिखो। कैसे दिखो, प्रसन्न मुद्रा में, मस्तक पर क्या तेज, आंखों में क्या रोशनी तो होगी, मोतियाबिंद थोड़े होगा, चमक, आंखों में चमक होनी चाहिए, मस्तक पर क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, बाहु और हाथों और पैरों में क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए।
ठीक है, क्या हो गया जी, बॉल थ्रू में बाहर हो गया जी। अरे यार, ग्रेनेड फेंकोगे तुम, हैंड ग्रेनेड तुम्हें दे दिया जाए, तुम तो अपनी प्लाटून को क्या कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तभी तो बॉल थ्रू कराया जाता है पुलिस में या जो भी भर्ती होती है, खासकर बालिकाओं को बोल रहा हूं और बालकों को भी बोल रहा हूं। क्या दवाई खा के नहीं भागना है, अपने दम पर भागना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने यूपी में सुना होगा, पुलिस भर्ती में दवाई खा के भाग रहे थे, हो गया काम, हो गया, वहीं अटैक पड़ गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। चलो जी, सब्लिमेशन समझ में आ गया। तो अब मैं बता रहा हूं संघनन और उसके रूप बता रहा हूं, कंडेंसेशन एंड एसोसिएट फॉर्म्स। जल के गैसीय अवस्था, जल की गैसीय अवस्था, जलवाष्प, वाटर वेपर, है ना, के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को ही संघनन कहा जाता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग खाली तरल बोलते हैं, तरल नहीं, ठोस। बर्फ नहीं बनती है क्या, ओले नहीं पड़ते हैं क्या, पड़ते हैं ना। हाँ, तो इसलिए जल के गैसीय अवस्था के तरल के साथ या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। आर्द्र वायु के ठंडे होने से संघनन होता है। आपने सुना होगा, बादल बने, बादल ऊपर गए, ऊपर फिर क्या, वायुमंडल की एक विशेषता होती है सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, सुना है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, या 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम। अब बादल ऊपर गए, ठंडे हुए, तो क्या हो गए, बरस गए। क्या हो गए, आराम आराम से बरसे तो हमने कहा वर्षा हो रही है, ज्यादा बरसे तो हमने कहा अतिवृष्टि हो गई, और पूरा का पूरा बादल तुरंत संघनित होकर एक जगह पर गिर गया, मतलब भयंकर रूप से बारिश हो गई, तो हमने कहा क्लाउड बस्टिंग हो गई। इसको क्या बोलते हैं, ये पता है क्लाउड बस्ट क्या होता है? आप सुन रहे होंगे हिमालय पर क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि बादल होते हैं, करोड़ों घन मीटर पानी होता है उसमें, बादलों में, और वो एकदम से संघनन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। और वो सारा का सारा क्या, एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर, और फिर वो आपको पता ही है, केदारनाथ के रास्ते देख लीजिए, आजकल वीडियो बन रही है ना। तो वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उषांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू पॉइंट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उषांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहते हैं। यहीं पर हम ड्यू पॉइंट की एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से, यानी वाटर वेपर, जलवाष्प, गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उषांक बिंदु कहते हैं। उषांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। इन्हीं के बीच में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उषांक बिंदु पर सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है, 100% होती है। उषांक बिंदु पर सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है, 100% होती है। क्यों होती है, क्योंकि उषांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों के इर्द गिर्द ठंडक होने से संघनन होता है, अतः इन सूक्ष्म कणों को संघनन केंद्र यानी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। धूल, धुआं, समुद्री नमक के कण अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही कण भी कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कहते हैं। आईएएस में क्वेश्चन पूछा एक बार, बादल बनने में सहायक होते हैं, आंसर यही डस्ट पार्टिकल से होते हैं। नमक के कण हो गए, वॉल्केनिक डस्ट हो गई, या धूल के कण हो गए। ये क्या काम करते हैं, मतलब जो बादल बनते हैं ना, तो बादल बनने के लिए भी सबसे पहले एक न्यूक्लियस की जरूरत होती है, और वो न्यूक्लियस का काम कौन करते हैं, समुद्र की ऊपरी सतह पर जो नमक के कण उड़ रहे होते हैं, वही न्यूक्लियस का कार्य करते हैं। उसी के चारों ओर क्या बनता है, जलवाष्प अपना क्या लेती है, जगह लेती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, धूल, धुआं तथा समुद्री नमक के कण अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही कण हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं।
संगणन दो कारणों पर निर्भर करता है। नंबर 1 तापमान की कमी, नंबर 2 वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। इस प्रकार संगणन प्रक्रिया में कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे पहला नंबर, जब वायु का तापमान घटकर उषांक तक पहुंच जाए परंतु उसका आयतन स्थिर रहे। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? वायु का तापमान घटकर ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए परंतु उसका आयतन क्या रहे? स्थिर रहे। दूसरा, जब वायु का आयतन ऊष्मा की मात्रा बढ़ाए बिना ही बढ़ जाए। वायु का आयतन ऊष्मा की मात्रा बढ़ाए बिना ही बढ़ जाए। तीसरा, जब वायु की आर्द्रता धारण क्षमता तापमान और आयतन के संयुक्त रूप से घटने के कारण घटकर वायु में विद्यमान आर्द्रता की मात्रा से कम हो जाए। वायु में विद्यमान आर्द्रता की मात्रा से कम हो जाए। चौथा, जब वाष्पीकरण द्वारा वायु में आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा मिला दी जाए। ये 4 परिस्थितियां बता रखी है उसने कि संगणन प्रक्रिया में 4 परिस्थितियां हो सकती हैं। और ये अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो प्री के लिए क्वेश्चन बनाता कि कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, तो ये चारों को मैं ऑप्शन में देता और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी, ऐसे करके ऑप्शन देता। ठीक है। संगणन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति तापमान में गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। वायुमंडल में संगनित जलवाष्प जब संगणन की प्रक्रिया में ओस ड्यू, पाला फ्रॉस्ट, कोहरा फॉग, धुंध मिस्ट, हिमपात यानी स्नोफॉल, ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म और मेघ यानी क्लाउड के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो उसे संगणन के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की संज्ञा दी जाती है। मैं क्वेश्चन बनाता यहां से फ्री के लिए कि निम्नलिखित में से कौन संगणन का रूप नहीं है या कौन कौन से संगणन के रूप हैं। उसमें मैं पहला ऑप्शन देता ओस यानी ड्यू, दूसरा नंबर देता फ्रॉस्ट यानी पाला, तीसरा देता मैं फॉग यानी कोहरा, चौथा देता मैं क्या मिस्ट यानी धुंध, और पांचवा देता मैं हिमपात। इतने ऑप्शन नहीं होते हैं लेकिन आजकल बढ़ जाते हैं ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि और मेघ यानी क्लाउड। इतना समझ में आ गया? तो 7 चीजें याद करनी है आपने। कौन कौन सी? ओला पाला, चलो ओस पाला कोहरा धुंध, हिमपात ओला मेघ, हिमपात ओला मेघ। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन कौन कौन से हैं, ये 7 चीजें मैंने आपको बता दी। आपके लिए तो ओस पाला सब एक जैसा ही होगा, है ना, लेकिन डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी हम। ओस क्या होता है, पाला क्या होता है, ये मेंस में परेशान करने के लिए पूछते हैं आपको क्वेश्चन। उनको पता है आपने प्री में नहीं पढ़ा जाता इसको, इसलिए बोलता है ओस और पाले में क्या अंतर है ना, कोहरे और धुंध में क्या अंतर है ना। धुंध, संसार की हर शय का बस इतना फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है। सुने हो? पिक्चर थी एक धुंध, सुपर हिट फिल्म उस जमाने की, और उस जमाने की पहली ग्लैमरस हीरोइन जीनत अमान, शायद इसमें हीरोइन थी जीनत अमान थी, कौन थी? उलझन सुलझे ना एक गाना है इसमें, रास्ता सूझे ना जाऊं कहां। चलो सुन लिया करो पुराने गानों में। दरअसल क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा इंटरव्यू देने जा रहे होंगे आप, वहां पे कुछ बुजुर्ग बैठे होंगे, युवा लोग कमी मिलेंगे आपको वहां पर पूछने वाले। कभी कभी क्या होता है, वो एंटरटेन के लिए बोलते हैं कि हॉबीज क्या है आपकी, और आपने गलती से बोल दिया सिंगिंग। क्या बोल दिया? सिंगिंग। तो बोलेंगे आपको एक गाना सुनाइए, और तब आपने सुनाया कि ब्लू है पानी पानी पानी, तो वो क्या होगा कि वो ना भड़क जाएंगे, जिसे बोलते हैं। सिलेक्शन हो भी रहा होगा, नहीं देंगे। लेकिन आपने अगर एक इस तरह के, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये हुआ है ऐसा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, भाई क्या है हॉबी, उसने कहा गाना है, तो सुनाओ कि एक गाना, तो सुनाया फिर उसने कि मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ ना मिला। यानी उसने अपना दुखड़ा रो दिया किसके सामने? मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मतलब मुझे क्या चाहिए थे? चांद और सितारे। क्योंकि पिछले कई 4 चांस मिलते थे उस जमाने में, 3 में फेल हो चुका था, लास्ट चांस था। अब मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ ना मिला, मतलब रात कैसी होती? काली।
मुझे रात की कालेपन के अलावा कुछ नहीं मिला अभी। उन्होंने कहा चलो इस बार दे देते हैं, यू आर सिलेक्टेड, मतलब बोला नहीं बट सिलेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, आप भी बोल सकते हो उलझन सुलझे ना रास्ता सूझे ना जाऊं कहां। ये अगर आपसे पूछे कि आपका दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, अगर आप दर्शन की बात करते हैं तब बोलना कि संसार की एक शय का बस इतना फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। समझ में आ रहा है क्या? ये उस समय के लिखते थे भाई बड़ा अच्छा, चलो भाई आ जाओ, वापस आ जाओ। तो संगनन के रूप मैंने बता दिए, जब उसांक हिमांक बिंदु से नीचे होता है, ये ध्यान रखना, जब उसांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होता है तो पाला पड़ता है, बर्फ पड़ती है, पक्षाभ मेघ यानी सीरस क्लाउड्स दिखाई देते हैं, और ओला यानी हेल का निर्माण होता है। 4 चीजों का निर्माण होता है। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा पाला कब पड़ता है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, पाला कब पड़ता है भाई? आपने बोलना है कि जब जी क्या हो जाएगा, उसांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे आ जाएगा, उसको बोलते हैं तब पाला पड़ेगा। तब फिर पूछेगा वो कि पाले के अलावा और क्या हो सकता है, तो आपने बोलना बर्फबारी हो सकती है जी, ओलावृष्टि हो सकती है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, पक्षाभ यानी सीरस क्लाउड्स दिख सकते हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है, फिर पूछेगा वो उसांक बिंदु क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो अभी ऊपर डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। तो आपके पास हर जवाब अगर तैयार होगा तो क्या होगा, यूपीएससी में पूछा जाता है ना आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने बोला ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले। अगला ओस कोहरा धुंध बादल। अच्छा दूसरा मैं बता दूं, जब उसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होता है, जब उसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु से ऊपर होता है, तब ओस पड़ती है, कोहरा लगता है, धुंध लगती है और बादल बनते हैं। क्या क्या होता है, ओस कोहरा धुंध और बादल बनने के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। तब आप आवश्यक दशा क्या है, आपने बोलना है कि ड्यू पॉइंट, यानी ड्यू पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, उसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होना चाहिए। अब आ जाओ जी ओस पे। ड्यू क्या होती है, पाला क्या होता है, फ्रॉस्ट क्या होता है, कोहरा क्या होता है, फॉग है ना, धुंध क्या होती है, मिस्ट, हिमपात क्या होता है, ओलावृष्टि क्या होती है, ये बता देता हूं। ओस शीतकाल में रात्रि को जब धरातल उससे लगी हुई वायु से भी अधिक शीतल हो जाता है तो उसमें निहित वाष्प घनीभूत हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर जमा हो जाती है। घास फूस फूल पत्तियों तथा भूमि पर एकत्रित जल बूंदों को ओस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे ही लिखना है, ये मत बोलना कि मेरे ग्राउंड में जाड़ों के टाइम पर घास के ऊपर मोतियों जैसे क्या होते हैं, पानी के गोले होते हैं, उन्हें ओस कहते हैं, ऐसे मत लिख देना। यही भाषा लिखी जाती है कि शीतकाल में रात्रि को जब धरातल, पहले कारण बताना है, जब धरातल उससे लगी हुई वायु से भी अधिक, उससे लगी हुई वायु से भी अधिक शीतल हो जाता है तो उसमें निहित वाष्प, उस वायु में जो निहित वाष्प है वो घनीभूत होकर, निहित वाष्प जल कणों में ना बदलकर हिम कणों में वो क्या, उसमें निहित वाष्प घनीभूत हो जाती है और वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर जमा हो जाती है। घास फूस के ऊपर, फूल पत्तियों के ऊपर, भूमि पर एकत्रित यही जल बूंदों को, इन्हीं जल बूंदों को ओस कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला आता है पाला, फ्रॉस्ट। जब वायु का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में को फ़ारेनहाइट में हम क्या बोलते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बुखार जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार था, मैं उन्हें यही बोलता हूँ 100 डिग्री में तो पानी उबलता है, तुम तो उबल नहीं रहे हो। तो आपने बोलना है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, C-32 अपॉन फॉर्मूला बताया था नहीं, F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। अब शायद मत बोलो भाई क्या था फॉर्मूला, F-32 अपॉन, निकालो जल्दी निकालो, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने वाला फॉर्मूला। हाँ
जल्दी बताओ। हाँ तो मैंने वही बोला पहले, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। f माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। अब सेंटीग्रेड है माना, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। इस फॉर्मूले को याद कर लो, लिख लो, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। चलो जी, जब वायु का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है तो वायु में निहित वाष्प जल कणों में न बदलकर हिम कणों में परिणत हो जाती है। इस प्रकार हिम के रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाला कहा जाता है। पहाड़ों में एक बड़ी समस्या होती है, एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर धूप नहीं पड़ती है। पहाड़ है ना, पहाड़ी रास्ते जो होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं पहाड़ों में जहां पर क्या होता है, धूप पहुंचती नहीं है। जैसे आपका सिल्लण वाला क्षेत्र है, जब आप शिवपुरी जा रहे होते हैं वहां का नाम ही सिल्लण है, क्योंकि गर्मियों में भी ठंडा रहता है वहां पे। बैठ जाओ आप वहां पे, ऐसा लगता है प्राकृतिक एसी क्या है, ऑन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर हर समय कम रहता है, धूप तो पड़ती नहीं है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जाड़ों में पाला पड़ता है। अब पाला पड़ता है और दिखाई नहीं देता किसको, खासकर टू व्हीलर वालों को, और टू व्हीलर वाली अपनी स्पीड से चल रहा होता है। पाला क्या होता है कि सड़क के ऊपर एक मतलब एक ऐसी लेयर होती है कि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन जीरो हो गया। भाई घर्षण के कारण आपके टायर क्या थे, लगे हुए थे सड़क से, तो चल रहे थे आप, और पाले में फिसल के आदमी उधर और बाइक उधर। ऐसा मसूरी जाते हुए भी होता, मसूरी और धनोल्टी के बीच में भी होता कहीं पर, ये पता है। जाड़ों के टाइम पर, दिसंबर के टाइम पर अगर आप जाएंगे तो आपको सावधानी से चलाना पड़ेगा। वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां फिसल जाती हैं भाई, उसी को बोलते हैं पाला। क्या बोलते हैं? और ये फसल को बर्बाद कर देता है, जला देता है पूरी फसल। तो जब वायु का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है तो वायु में निहित वाष्प जल कणों में न बदलकर हिम कणों में परिणत हो जाती है। इस प्रकार हिम के रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहा जाता है। शीत ऋतु में जब रात्रि लंबी होती है, आकाश स्वच्छ होता है, वायु शांत होती है, तो पाले की क्रिया अधिक होती है। पाले की क्रिया अधिक होती है। पाले से पौधों एवं फसलों को बड़ी हानि होती है। उत्तरी भारत में शीतकाल में अक्सर पाला पड़ता है। हम लोगों ने तो देखा हुआ पहाड़ों में फसल बर्बाद होते हुए पाले से, है ना। कल तक, आज दिन तक तो ठीक ठाक था, हरा भरा, रात को पाला पड़ा, एक रात में क्या खत्म फसल। अगला कोहरा, फॉग। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के कण तथा संघनित सूक्ष्म जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल्स, धुएं के कण तथा संघनित सूक्ष्म जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। कोहरे की दृश्यता लगभग 300 मीटर से कम पाई जाती है। मेन जो है वो ये है, दृश्यता मतलब विजिबिलिटी। 300 मीटर के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, दैट इज कोहरा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपना हाथ आगे करेंगे आप, वही नहीं दिखाई देगा, इतना घना कोहरा होता है। और धन्य है परिवहन विभाग के उन चालकों को, मतलब मैंने बस को फुल स्पीड में चलाते हुए देखा हुआ उन्हें कोहरे में। इतना अंदाज होता है उन लोगों को अपनी रूट का। पर अगर बीच में कोई आ गया तो फिर तो दुर्घटनाएं होती हैं ऐसी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, कि कोहरे में भी क्या हो रहा है, फुल स्पीड में चल रही है गाड़ी। तो कोहरे में दृश्यता लगभग कितनी होती है, 300 मीटर से कम पाई जाती है। उषांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। उषांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर, यानी वायु का तापमान अगर उषांक बिंदु से नीचे है तो कोहरे का निर्माण होगा। कोहरा 3 प्रकार का होता है। मेंस का क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस में। कोहरा 3 प्रकार का होता है। विकिरण कोहरा यानी रेडिएशन फॉग, अभिवहन कोहरा यानी एडवेक्शन फॉग, वाताग्री कोहरा यानी फ्रंटल फॉग। कौन कौन सा? विकिरण कोहरा यानी रेडिएशन फॉग, अभिवहन कोहरा यानी एडवेक्शन फॉग, वाताग्री कोहरा यानी फ्रंटल फॉग। जब रात को विकिरण द्वारा धरातल पर टिकी शांत तथा और आर्द्र वायु की परत ठंडी हो जाने पर कोहरा फैलता है तो उसे विकिरण कोहरा कहते हैं, यानी रेडिएशन फॉग कहते हैं।
यह सामान्यतः सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। जब ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिल जाती हैं और उष्णाद्र वायु ठंडे धरातल पर से निकले तो अभिवहन कोहरे अथवा संपर्कीय विकिरण कोहरे यानी एडवेक्शन फॉग का निर्माण होता है या एडवेक्शन फॉग उत्पन्न होता है। जहां पर भी महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां पर भी कोहरा लगता है, समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। वो फॉग किस प्रकार का होता है? एडवेक्शन फॉग होता है। क्या होता है? यह सामान्यतः सागरों पर तथा मध्यम उच्च अक्षांशों में अधिक बनता है। अगला वाताग्री कोहरा। वाताग्री कोहरा शीतल तथा उष्ण वायु राशियों को पृथक करने वाले वाताग्र पर बनता है। शीतल और एक गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है, दोनों आपस में आमने सामने से टकराई, दोनों ने अपनी तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताओं को अंत तक बनाने का प्रयास किया। उस प्रयास में दोनों के बीच में फ्रंट बन गया। उस फ्रंट पर आपको क्या दिखेगा? कोहरा दिखेगा। उसी को बोलते हैं फ्रंटल फॉग। क्या बोलते हैं? वाताग्री कोहरा बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? ये भाई मेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं मेंस का पेपर बना रहा होता तो मैं कोहरे का प्रकार जरूर पूछता, क्योंकि मुझे पता है कि जनरली पढ़ते नहीं है लोग, तो मेंस में वहां से पूछा जाता है जहां से आप पढ़ते नहीं है। ठीक है। अगला धुंध या कुहासा, मिस्ट। धुंध कोहरे का ही एक रूप है। जब कोहरा घना ना होकर हल्का पतला होता है तो उसे धुंध कहा जाता है। धुंध में 2 किलोमीटर तक की दूरी की वस्तुएं प्राय साफ दिखाई पड़ती है। तो देखो, जब कोहरे और धुंध में अंतर पूछेगा तो आपने बोलना कोहरे में जो विजिबिलिटी होती है 300 मीटर होती है, जबकि धुंध में या कुहासे में जो विजिबिलिटी होती है वो 2 किलोमीटर तक होती है। कितनी? पहली लाइन यही लिखनी है आपको, विजिबिलिटी, दृश्यता। क्या? अगला हिमपात। भाई स्नोफॉल क्या होता है? जब कभी संघनन क्रिया के समय वायु का तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे गिर जाता है तो जलवाष्प हिमकणों के रूप में बदल जाती है, जिससे धरातल पर हिमपात यानी स्नोफॉल हो जाता है। हिमपात प्रायः ऊंचे पर्वतीय भागों तथा ठंडे देशों में अधिक होता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग उत्तराखंड से हो, हिमपात देखा ही होगा, सभी ने देखा है। बर्फ देखी है पड़ते हुए? कहां देखी? धनौल्टी। तो लोग मसूरी जाते हैं, आपको मसूरी नहीं जाना, आपने इधर से जाना भाई, चंबा होते हुए। चंबा से जाइए, आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। उतनी बर्फ आपको मसूरी से नहीं दिखेगी जितनी कहां से दिखेगी? चंबा से। और उसके बीच में क्या नाम है, माता जी का मंदिर है जो सुरकंडा माता का मंदिर, अब तो कम पड़ रही है, लेकिन हमने घुटनों तक की बर्फ देखी है। इतनी? घुटनों तक की, इतनी बर्फ पड़ती है। ओलावृष्टि भाई, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म अच्छा पढ़ोगे तो घुमाने ले जाऊंगा, बर्फ भी दिखाऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई वो नहीं मिलेगा आपको। चलो, ओलावृष्टि, हिल स्टॉर्म। कभी कभी वायुमंडल में सुविकसित कपासी मेघों के तीव्र संवहन धाराएं चला करती हैं। कपासी मेघों में, अभी अपने मेघों के प्रकार पढ़ने हैं, वहां पे आप कई प्रकार के मेघ पढ़ेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल याद कर लीजिए, कपासी मेघों में तीव्र संवहन धाराएं चला करती हैं। इन संवहन धाराओं के साथ उष्ण एवं आर्द्र वायु भी ऊपरी भागों में पहुंच जाती है। ऐसे संवहन से ऊंचे भागों में आर्द्र पवन का तापमान हिमांक बिंदु से बहुत नीचे गिर जाता है। इस कारण उसमें निहित वाष्प जो होती है वो हिमकणों में बदल जाती है। जब इन हिमकणों का रूप काफी बड़ा हो जाता है तो संवहन धाराएं इन्हें संभाल नहीं पाती हैं, तो ये नीचे बर्फ के बड़े बड़े कणों या ओलों के रूप में गिर पड़ते हैं। इसे ही ओलावृष्टि कहा जाता है, हेल स्टॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछेगा भाई ओले क्यों पड़ते हैं, तब आपने क्या बोलना है? क्या बोलना है तब? अभी तो बोला मैंने, अभी बताया आपको कि क्यों पड़ते हैं ओले। कभी कभी वायुमंडल में सुविकसित कपासी मेघों में तीव्र संवहन धाराएं चला करती हैं। इन संवहन धाराओं के साथ उष्ण मतलब गर्म एवं आर्द्र मतलब ह्यूमिड, उष्ण एवं आर्द्र वायु भी ऊपरी भागों में पहुंच जाती है। ऐसे संवहन से ऊंचे भागों की आर्द्र पवनों का तापमान हिमांक बिंदु से बहुत नीचे गिर जाता है। इस कारण उसमें निहित वाष्प फिर रुकना है, हिमकणों में बदल जाती है।
जब इन हिमकणों का रूप काफी बड़ा हो जाता है तो संवहन धाराएं इन्हें संभाल नहीं पाती हैं, तो ये नीचे बर्फ के बड़े बड़े कणों या ओलों के रूप में गिर पड़ते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि या हिलस्टॉर्म कहा जाता है ना। तो यहां तो नहीं है, आप ऋषिकेश में तो देखें हमने ओले पड़ते हैं, बस छोटे छोटे पड़ते हैं। कभी रूपकुंड जाना, अब तो नहीं पड़ते हैं वहां भी, रूपकुंड में भी। एक जमाना था जब राजा यश धवल और उसकी रानी बल्पा जा रहे थे ना, उनकी सेना जा रही थी, तो इतने बड़े ओले पड़े कि पूरी सेना के ही सर फूट गए वहां। क्या पड़ गए? आज भी जब मैं वहां गया तो 3 बजे रोज वहां ओलावृष्टि होती है, लेकिन अब ओलों का आकार कैसा हो गया, छोटा। कैसा हो गया? इसीलिए नंदा राज जात में जब आप जाएंगे, या जो परंपराएं हैं उत्तराखंड की, आपने सुना होगा छतोलियां लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? क्या होती छतोलियां? देखो, अगर आप अपना फोल्डिंग छाता लेके जाओगे तो सुनो, फोल्डिंग छाता लेके जाओगे तो समझ लो कि सिर में क्या होने वाले हैं। अब नहीं पढ़ते हैं मैंने, अब किसी जमाने में जब परंपरा बनी होगी तो जो भी सिर पे रखा होगा उन्होंने, माना बरसाती भी रखी होगी तो भी सिर फूटे होंगे। उन्होंने कहा भाई अब देव डोलियां ले जानी तो कैसे ले जानी, तो साथ में परंपरा बनी होगी छतोलियों की। वो छतोली बनती रिंगाल की। किसकी? उन ओलों को रिंगाल की छतोली ही झेल सकती है। और आज भी परंपरा है, जो छतोली ले जाता है वो रात को भी छतोली के नीचे खड़ा रहता है, सोते नहीं है। कौन? और बिना जूतों के जाते हैं वो लोग। संसार की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। आने वाला है समय, अब जल्दी गंगा राजजात क्या होगी, हिमालयी कुंभ कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? तो सब लोग आते हैं अपनी अपनी छतोलियां लेकर। ठीक है, जाना तभी जब दम हो भाई साहब, और सीधी बात पहले ही। और सारे इक्विपमेंट लेके जाना, सरकार के भरोसे मत रहना। पिछली बार सरकार ने कहा कि कुछ मत ले जाओ, सब हम करेंगे। एक पैकेट मिला बिस्कुट का खाली, बल्कि आज तक हमें अफसोस है कि वो क्यों लिया होगा, वो भी आधा वाला जो पैकेट था। ठीक है, वो तो शुक्र है कि वाण गांव के लोगों ने खाना पीना खिला दिया, कुछ ऊपर क्या लगे हुए थे। हम तो अपना सब कुछ लेके गए थे, सारी चीजें थी हमारे पास, स्टोव था, सब था। बारिश आती है, सारे कपड़े भीग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके स्लीपिंग बैग भीग जाते हैं। तो इस तरह से सामान को सेट करना पड़ता है कि हर एक चीज बरसाती के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर? क्योंकि जहां आपके कपड़े भीगे फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती है। तो जब जाओगे तो खाली ऐसे नहीं कि झोला उठा के चल दिए, पूरे इक्विपमेंट के साथ, टॉर्च वॉर्च जितनी भी चीजें होती हैं। इवन अगर हो सके तो जूतों के नीचे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो बर्फ में चलने के लिए होते हैं। तो कई बार क्या होता है, पाला पड़ा होता है ऊपर। कहां पर? भगवा बासा से ऊपर और रूपकुंड के बीच में थोड़ा चढ़ाई है, तो वहां पर क्या होता है, बर्फ बहुत ज्यादा नहीं रहती है, हल्का उसके ऊपर पाला पड़ जाता है, फिसलन होती है। तो जूतों के नीचे वो जो पकड़ बनाने के लिए वो लेके भी जाते। ठीक है, और खाना पीना ऐसा मत ले जाना कि बासमती ले जा रहे हो, हल्का फुल्का खाना जिंदा रहने के लिए। और हो सकेगा तो मैं भी चलूंगा। ठीक है, चले भाई, बंद कीजिए।